हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। आज है हमारा लेक्चर 7। तो अब तक हमने क्या कुछ किया है, हम कवर कर चुके हैं सेक्शन 11 तक। आज हम करेंगे सेक्शन 13 ऑनवर्ड्स। इससे पहले हम इसके जो पिछले वाले थे उसके रिलेटेड एमसीक्यूज एंड मेंस के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। सेक्शन 13 है, ये क्या बात कर रहा है, फैक्ट्स रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। तो कहते हैं कौन सा फैक्ट रेलेवेंट होगा, जब कोई राइट या कस्टम है वो इन क्वेश्चन है तो वो रेलेवेंट होगा। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट। तो कहते हैं अगर किसी चीज की एग्जिस्टेंस को लेके कोई क्वेश्चन है, कोई भी राइट या फिर कोई कस्टम है, तो उसको लेके कहते कोई क्वेश्चन है तो क्या चीज रेलेवेंट होगी। एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, क्लेम्ड, मॉडिफाइड, रिकॉग्नाइज्ड, asserted or denied or which was inconsistent with its existence। तो कहते ये सारी चीजें क्या होगी, ये रेलेवेंट होगी। कोई भी राइट या कस्टम को लेके अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है जिससे वो क्रिएट किया गया था, क्लेम किया गया था, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज्ड, असर्टेड, डिनाइड और या फिर कोई इनकंसिस्टेंट था कुछ, तो वो रेलेवेंट होगा। एंड कहते हैं कि पर्टिकुलर इंस्टांसेस में क्या होगा, इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड और इन विच इट्स एक्सरसाइज वाज डिस्प्यूटेड, असर्टेड और डिपार्टेड फ्रॉम। या फिर कहते हैं पर्टिकुलर कोई इंस्टांसेस हैं उनमें इस चीज को क्लेम किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया या कुछ डिस्प्यूट हुआ, असर्ट किया गया या फिर इसका कुछ डिपार्ट किया गया, चेंज किया गया। तो जो राइट और कस्टम होगा वो क्या होगा, रेलेवेंट होगा। इसमें आती है एक इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन क्या बात कर रही है, द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट ऑफ फिशरी। तो क्वेश्चन क्या है कि जो ए है उसके पास राइट टू फिशरी है या नहीं। तो कहते हैं अ डीड कन्फरिंग द फिशरी ऑन एज एंसेस्टर्स। तो कहते हैं कोई एक डीड है जिससे जो राइट्स हैं वो ए के एंसेस्टर्स को दिए गए हैं, फिशरी वाले। फिर उसी चीज पे कहते हैं कोई मॉर्टगेज की गई है बाय एज फादर, अ सब्सीक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरी। तो कहते हैं बाद में ग्रांट है उसके फादर के पास, ए के फादर के पास, irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right। तो कहते हैं कोई पर्टिकुलर इंस्टांसेस है जहां पे ए के फादर ने अपना ये राइट एक्सरसाइज किया गया है और इन विच द एक्सरसाइज ऑफ द राइट वाज स्टॉप्ड बाय एज नेबर्स। तो कहते या फिर जो राइट था ए का फादर का उसको ए के नेबर्स ने स्टॉप किया है। तो ऑल दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट। तो इनमें से अगर कोई भी फैक्ट प्रेजेंट है तो वो राइट और कस्टम को लेके रेलेवेंट होगा। यहाँ पे फिशरी के राइट के लिए वो चीज रेलेवेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 14। ये बात कर रहा है फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग। तो कहते हैं फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो हमने याद रखने हैं, सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल। तो कितने फैक्ट्स हो गए, 1, 2 इज नॉलेज, 3 इज गुड फेथ, 4 नेग्लिजेंस, 5 इज रैशनेस, 6 इज इल विल, गुड विल इज 7। तो टोटल 7 में दिए गए हैं, 14 सेक्शन में दिए गए हैं 7 फैक्ट्स। टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, अगर कोई पर्सन कहते कोई पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग क्या शो कर रहा है, इनमें से 7 में से कुछ भी शो कर रहा है, स्टेट ऑफ माइंड है वो, और या फिर शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग, या फिर बॉडी या बॉडीली फीलिंग की बात कर रहे हैं, तो वो फैक्ट क्या होगा, वो रेलेवेंट होंगे। When the existence of any such fact, any state of mind or body or bodily feeling is in issue or relevant। जब कहते हैं वो स्टेट ऑफ माइंड या बॉडीली फीलिंग या स्टेट ऑफ बॉडी है वो इन क्वेश्चन है, फैक्ट इन इशू है या फिर रेलेवेंट है, तो उस केस में ये चीजें भी रेलेवेंट मानी जाएंगी। इसके जो ये वर्ड्स हैं ये हमने याद रखने हैं, ये पर्टिकुलर 7, इनमें से प्री का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके आगे 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या बात कर रही है, a fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind
must show that the state of mind exists not generally but in reference to particular matter in question। तो कहते हैं जो स्टेट ऑफ माइंड है, एक्सप्लेनेशन क्या एक्सप्लेन कर रही है कि जो स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट कर रही है वो जनरल नहीं होनी चाहिए, वो इन रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ही होनी चाहिए। तो किसी को मारने की इंटेंशन है जैसे, तो सेक्शन 14 के अंदर तो कहते हैं ये चीज कैसे रेलेवेंट होगी कि किसी की इंटेंशन है, तो इंटेंशन कहां से पता चलेगी कि उस जो पर्टिकुलर पर्सन ए है उसने पहले भी ऐसे एक्ट किए हैं रिगार्डिंग द ए, जो पर्टिकुलर बी पर्सन है उसके लिए जिसको वो मारना चाहता है, तब तो वो रेलेवेंट है। बट अगर उसकी हैबिट है कि वो किसी को भी मार देता है, किसी को भी शूट कर देता है, तो कहते हैं ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 14 में, तो कहते हैं नहीं, क्योंकि जो स्टेट ऑफ माइंड है वो जनरल स्टेट ऑफ माइंड की बात नहीं कर रहे 14 में, वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। फिर आता है इसमें एक्सप्लेनेशन 2, ये बात कर रही है बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रेलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल ऑल्सो बी रेलेवेंट फैक्ट। बट कहते अगर कोई एक्यूज पर्सन है उसने कोई प्रीवियसली भी क्राइम किया है, तो जो उसने क्राइम किया है उसमें अगर उसको कन्विक्शन हो चुकी है तो वो जो उसकी कन्विक्शन होगी प्रीवियस वाली वो रेलेवेंट मानी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस है। एक तो इलस्ट्रेशन हम अभी करके हटे हैं, वो आगे आएगी। पहली इलस्ट्रेशन क्या बात कर रही है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article. The fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles is relevant as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen. तो कहते हैं एक पर्सन के ऊपर चार्जेस लगे हैं कि उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो कहते हैं जब उसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी थी उस टाइम पे हमें पता चलता है कि उसके पास और भी बहुत सारी स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो कहते हैं ये चीज क्या बन जाएगी, ये रेलेवेंट बन जाएगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आती है जो हमने शूटिंग वाली की है। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेड। द फैक्ट दैट ए इन on other occasions shot at B is relevant as showing his intention to shoot B. The fact that A was in habit of shooting at people with intent to murder them is irrelevant. तो कहते हैं अगर A ने बी के ऊपर पहले भी शूट किया है तो वो तो रेलेवेंट होगी क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पर्सन के रिगार्डिंग है, बट कहते हैं यही अगर उसकी हैबिट ऑफ शूटिंग है एट पीपल तो ये रेलेवेंट नहीं होगी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन 1 के साथ डील करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 15, ये बात कर रहा है फैक्ट्स बेयरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो कहते हैं कोई एक्ट है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, ये चीज भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगी। व्हेन देयर इज क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, ये वर्ड्स याद रखने हैं दो, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल की बात हो रही है यहाँ पे, और डन विद पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, या फिर कोई पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन से किया है पर्सन ने। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस, सिमिलर अकरेंसेस की बात की गई है, सेम नहीं है यहाँ पे, नॉट सेम, इट्स सिमिलर अकरेंसेस इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न। तो वही पर्सन कहते हैं अगर इन्वॉल्व था बाकी सिमिलर अकरेंसेस में भी तो वो चीज भी क्या मानी जाएगी, रेलेवेंट। तो सेक्शन 15 बात कर रहा है अगर सिमिलर अकरेंसेस हो रही हैं तो उसकी ये चीज पता करने के लिए कि जो एक्ट उसने किया है वो एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, तो वो चीज पहले वाली रेलेवेंट होगी। इसमें एग्जांपल आती है कि ए के पास ए के ऊपर चार्जेस लगे हैं कि वो क्या कर रहा है, हाउसेस को इंश्योर करवाता है, उसका इंश्योरेंस करवा के उसके बाद उसके हाउस को आग लग जाती है एंड वो इंश्योरेंस क्लेम कर लेता है। तो कहते हैं ये क्या होता है कि एक केस में ऐसा होता है, फिर सेकंड में होता है, फिर थर्ड में होता है, तो वो चीज क्या बन जाएगी, वो पता चल जाए कि उस पर्सन की जो ये एक्ट है वो क्या है, इंटेंशनल है, कि वो खुद ही इंश्योरेंस लेता है फिर घर को आग लगाता है उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम कर लेता है। तो यही इस एग्जाम्पल में बात की गई है।
नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 16, ये बात कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। तो कहते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस कब रेलेवेंट होगा। When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business, तो कहते हैं कोई पर्टिकुलर एक्ट हुआ था या नहीं, तो कहते हैं उसमें जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है उसकी एग्जिस्टेंस भी रेलेवेंट होगी, अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज रेलेवेंट फैक्ट। जैसे कोई लेटर पोस्ट किया गया है, तो अगर यूजुअली एक लेटर को पोस्ट करने के बाद डिलीवर होने में 4-5 दिन लगते हैं, तो वो माना जाएगा कि वो 5th डे को पहुंच चुका है जिस पर्सन के पास जाना था उसने, तो ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। इसकी एग्जांपल है द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड, द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स put in a certain place to be carried to the post and that particular letter was put in that place are relevant। तो कहते हैं ये लेटर वाले जो भी लेटर्स गए हैं तो वो रेलेवेंट फैक्ट हुआ कि इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, इसके साथ हमारे जो सेक्शन 16 तक हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही फ्राइडे को इन्फॉर्मेशन आई है कि हमारा जो सीआरपीसी एविडेंस एंड आईपीसी है वो चेंज हो रहे हैं, तो हम आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो कंटिन्यू करेंगे नए वाले एविडेंस एक्ट के साथ। वैसे एज सच कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, सेक्शन नंबर्स हैं वो चेंज हुए हैं, कंसेप्ट हमारे एविडेंस के सेम ही हैं। तो सेक्शंस थोड़े से बढ़ गए हैं, पहले 167 सेक्शंस थे, अब इसके 170 सेक्शंस हो गए हैं, बट सेक्शंस के नंबरिंग चेंज है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंगली न्यू एंड ओल्ड वाला उसके अकॉर्डिंगली इसको डील करेंगे। पहले इसको एक्ट बनने दो, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।